हेलो यंग साइंटिस्ट्स। आज हम बायोटेक्नोलॉजी जो हमारे 11th-12th में है, और अगर तुमने बायोटेक्नोलॉजी लिया है तो हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बोल्ड डिसीजन है और बहुत अच्छा डिसीजन भी। और दूसरी बात, हम आज नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। वी वुड बी कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड उसमें हम 2 लेवल्स में जाएंगे। पहले हम बेसिक लेवल एनसीईआरटी लेवल पे रहेंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा ज्ञान जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा जानेंगे, बस इतना जानेंगे जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा रहे। ऐसा नहीं कि आधा कहीं पे छूट गया है और हमें पता ही नहीं उसके आगे क्या है या उसके पीछे क्या है, रीज़न क्या है, हमें नहीं पता है। कुछ ऐसा ना हो कि हमें लगे खाली खाली सा है, हम पूरा भर देंगे, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक हम सेल ऑर्गेनेल्स यानी जो सेकेंड चैप्टर उससे शुरू कर रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज अबाउट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, मतलब बायोटेक्नोलॉजी कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ। सो प्लीज डू रीड इट वंस एंड उसके ऊपर क्वेश्चंस बाद में अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं, बिकॉज इट इज बहुत सिंपल है, तो कुछ समझने की चीज है ही नहीं उसमें। असली बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी इज एडवांस बायोलॉजी वेयर वी यूज बायोलॉजी इन ऑर्डर टू मॉडिफाई जीन्स, है ना। RDNA ऐसा सुना होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हम डीएनए, जेनेटिक्स, जेनोमिक्स, इन सबको मॉडिफाई करके, चेंज करके हम क्या उसको अलग अलग फॉर्म्स देते हैं, लाइक एनिमल्स को हाइब्रिड्स बनाते हैं, ये सब इसी को ही बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, मतलब एडवांस बायोलॉजी, जहाँ पे हम बायोलॉजी को अप्लाई करके नई चीजें बना रहे हैं। बेसिक तो यही समझो। तो जब हम बायोलॉजी एडवांस पढ़ रहे हैं तो पहले हमें सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच इज सेल, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेल ऑर्गेनल्स, क्योंकि सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वही है। सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा दिया हुआ है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो टुडे वी आर हियर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज यू कैन सी, this is a cross section of how plasma membrane looks. Rough diagram, but still enough to explain. Let's say I have a cell right here, ऐसे, और इस पर्टिकुलर पार्ट को, कोई भी ऐसे पार्ट को मैंने ऐसे लिया और इधर जूम करके दिखाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे दिखता है। तो इस चीज को समझ लो और हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। इसको हम, एक कीवर्ड बहुत आपने सुना होगा, it is a phospholipid bilayer. It is a phospholipid bilayer. उसके बाद इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, किस किस चीज से मेजरली बने होते हैं, बोला गया है ना भैया, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स एंड प्रोटीन से मेजरली सर बना हुआ, ठीक है, समझ गए। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ है। इसका फंक्शन क्या है वैसे? इसका फंक्शन ये है कि दिस जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड या सराउंडिंग्स ऑफ द सेल। आउटसाइड ऑफ द सेल का जो इंटरेक्शन है, सेल का इंटरेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड से, यानी अगर सेल से कुछ बाहर जा रहा है या बाहर से कुछ अंदर आ रहा है सेल के, तो सब चीजें इसी के थ्रू जाएंगी। तो ये क्या क्या रोल प्ले करता है वो आज हम समझेंगे। सो हेडिंग डाल लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्लैश सेल मेम्ब्रेन, और आज हम वी आर हियर अंडरस्टैंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक एक टर्म को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आ जाए, पूरा स्वाद आ जाए। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसको पहले तोड़ो। यहाँ पे फॉस्फो एक है, लिपिड एक है। फॉस्फोलिपिड एक वर्ड है, फॉस्फो एक वर्ड है। उससे पहले हम इधर चलते हैं कि दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। व्हाट आर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स? बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं। लिपिड्स ये समझ लो जितने भी फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, वैक्सेस हैं, ये सबको, इनको ब्रॉड नेम हमने लिपिड्स रखा है, ओके। और ये लिपिड्स किससे बने होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन्स एंड हाइड्रोजन, नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, समझ लो हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स को हम ब्रॉडली लिपिड्स बोलते हैं। देन वी हैव प्रोटीन्स। What are proteins? Proteins is also a broad term. Proteins is made up of amino acids. Made up of amino acids. अब amino acids क्या है?
This is also a hydrocarbon. This is also a हाइड्रोकार्बन. ये हाइड्रोकार्बन की स्पेशलिटी क्या है? ये हाइड्रोकार्बन देखो, एमिनो एसिड्स हाइड्रोकार्बन, जैसे कि लिपिड्स क्या था? हाइड्रोकार्बन्स था. ये हाइड्रोकार्बन्स चेन से जुड़ते 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 हमारे लिपिड्स बने हैं. वैसे ही इसका प्रोटीन्स किससे बने? एमिनो एसिड्स से. एमिनो एसिड्स क्या है ना? HC है, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन चेन है ये. मुझे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना. तो एमिनो एसिड्स हाइड्रोकार्बन चेन से, एंड इन दिस हाइड्रोकार्बन चेन्स वी हैव अ कार्बोक्साइल मॉलिक्यूल, कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप इन इट. हमारे एमिनो एसिड्स में कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और इन कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप के बीच में हमें एक बॉन्ड मिलता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. प्लीज नोट डाउन द कीवर्ड्स, बहुत बहुत समझने में हेल्प करेंगे. समझ जाओ तो याद रखने की जरूरत नहीं है. प्रोटीन्स बनते हैं एमिनो एसिड से. एमिनो एसिड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं. ठीक है. इनमें आपको होता है कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्साइड. दिस इज कार्बोक्साइल मॉलिक्यूल. लेट्स से एक कार्बोक्साइल है, फिर यहाँ पे मैंने दूसरा कार्बोक्साइल खड़ा कर दिया, यहाँ पे मैंने दूसरा कार्बोक्साइल खड़ा कर दिया. अब इनके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, या फिर समझ लो बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं. अब देखो क्या है, एक एमिनो एसिड इधर है, उसका ये क्या कार्बोक्साइल, कार्बोक्साइल उसका, ठीक है. एक और एमिनो एसिड इधर और इसका कार्बोक्साइल इधर. इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, तो ये दोनों जो हाइड्रोकार्बन चेन्स है ये जुड़े, ये दोनों एमिनो एसिड जुड़े या नहीं? वैसे ही जुड़ जुड़ के बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से बहुत सारे एमिनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स जुड़ के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बनाते हैं, और इन्हीं को हम प्रोटीन्स बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स यानी इन, अब देखो जो भी तुम मसल्स, ये प्रोटीन से बना हुआ है, पर प्रोटीन किससे बना हुआ है? एमिनो एसिड से. एमिनो एसिड्स ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड्स बना के प्रोटीन्स बने होते हैं. अब मन में आएगा कि क्या सारे मतलब एक ही टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स सारे, मतलब लेट्स से यहाँ का मसल स्केलेटल मसल और जहां का भी मैं मसल लूं, और तो क्या वो सब सेम एमिनो एसिड से बने हैं? नहीं. एमिनो एसिड्स की अगर मैं बात करूं, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, 20 प्लस, और उनके बॉन्ड से बने होते हैं. दिस 20 प्लस एमिनो एसिड्स, और उतना ही नहीं, 20 प्लस एमिनो एसिड्स कंबाइन करके भी प्रोटीन्स बहुत प्रकार के बन जाते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड्स के कंबाइन होने का स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं. तो बहुत वेरिएशंस है, हम ब्रॉडली समझते हैं. ठीक है. तो प्रोटीन किससे बने? एमिनो एसिड्स को जोड़कर किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन्स बने हैं. लिपिड्स किससे बने? हाइड्रोकार्बन चेन से. हाइड्रोकार्बन चेन्स आपस में जुड़ के लंबे लंबे चेन्स बनाते हैं, उन्हें हम लिपिड्स बोलते हैं. लिपिड्स फैट्स हैं, प्रोटीन्स मैंने समझा दिए. ठीक है. अब इसको क्या बोला है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. इसको थोड़ा साफ कर देता हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आए. क्या बोला है मैंने? इधर देखो, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बोला गया है. जब बात हुई है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की, तो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होना चाहिए. अच्छा, लिपिड्स कहाँ है, प्रोटीन्स कहाँ है, देख लेते हैं. ये तुम्हें गोल गोल लड्डू जैसे दिख रहे हैं, ये लिपिड्स है. और प्रोटीन्स कौन से है वो बाद में देखें, पहले लिपिड समझते हैं. इस एक चीज को मैं इधर लाता हूं, ये ऐसा है. ये है क्या? ये मेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है, ये ऐसे लिपिड बाइलेयर से बना है. बाइलेयर क्यों? 2 लेयर है, यहाँ एक लेयर, यहाँ एक लेयर. इसको तुम्हें पता है ये हाइड्रोफोबिक है, यानी पानी से डरता है. जो ऊपर वाला एंड है ये हाइड्रोफोबिक है, पानी से, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक है, यानी ये पानी से अटैच होता है. जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी से अटैच होते हैं. टेल हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है, वो पानी से डरता है या पानी से दूर भागता है. क्यों दूर भागता है? देखिए यहां पे फॉस्फोलिपिड की बात आ गई. लिपिड, कौन सा लिपिड? वो भी फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड मतलब आपको पता है एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, लाइक दिस 3 4 4 ऑक्सीजन मिलके एक फॉस्फेट ग्रुप बनता है. यहां पे ऐसा ही एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है. उस फॉस्फेट ग्रुप से चिपक के एक अल्कोहल चेन प्रेजेंट है, एक अल्कोहल चेन प्रेजेंट है.
तो फॉस्फेट ग्रुप से चिपक के एक अल्कोहल चेन प्रेजेंट है, और इस अल्कोहल चेन से चिपक के इधर जो लिपिड है, लिपिड्स यानी हाइड्रोकार्बन चेन ऐसे नीचे छूले हुए हैं। अब ये जो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फोरस के साथ जो अल्कोहल का बॉन्ड है ना, दिस इज समथिंग वी कैन कॉल एज पोलर। यू नो व्हाट पोलर इज? पोलर मींस इस कंपाउंड का एक पार्ट तो थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव होगा एंड और एक पार्ट स्लाइटली पॉजिटिव होगा, तो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स आ जाते हैं। वैसे ही H2O ये भी एक पोलर कंपाउंड है, इसका भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड है। तो इसी कारण से ये जो पोलर साइड है यानी ये हाइड्रोफिलिक एंड्स जो है इनसे वाटर अट्रैक्ट होता है, इसी मतलब ये वाटर से अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए जब यहाँ पे देखो, लेट्स से ये सेल का इनसाइड है, सेल का इनसाइड ये है, तो ये सेल का इनसाइड है, तो यहाँ पे भी पानी है साइटोप्लाज्म, बाहर भी पानी है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। तो जो पानी वाला पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी की तरफ रहेगा ना। अभी ये जो है ये हाइड्रोफोबिक है, ये तो हाइड्रोकार्बन चेन से, इसलिए ये अंदर रहते हैं पानी से दूर। आई होप यू अंडरस्टैंड। कैसे, मतलब फॉस्फोलिपिड क्यों बोला जाता है? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप है, उसके बाद लिपिड्स के चेन्स लंबे ऐसे ऐसे लंबे हुए हैं, इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड बोला जाता है। बाइलेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि दो लेयर है, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये। देन व्हाट देन अभी आते हैं द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज ऑफ प्रोटीन्स। दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ लिपिड्स। हमने ये समझ लिया है कि ये जो गोल गोल लड्डू ऐसे दिख रहे हैं इनमें लिपिड्स है, तो ये मेन दीवार है। अब ये समझो कि कभी एक पैलेस देखा, पैलेस, ब्यूटीफुल सा पैलेस, या फिर स्कूल ही अपना, उसमें क्या होता है, चारों तरफ दीवार होते हैं, एक एक जगह पे गेट्स होते हैं, और उन गेट्स के थ्रू बच्चे, टीचर्स लोग आना जाना कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो तुम्हारे लिपिड्स हैं ये ना, इनको तुम दीवार समझो, और यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं वो तुम्हारे गेटवेज हैं। कौन से? ये प्रोटीन है, ये गेटवे है, ये गेटवे है। तो प्रोटीन्स तुम्हारे गेटवेज का काम करते हैं। अब समझते हैं क्या। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कुछ चीजों को ये अलाउ नहीं करता है अपने थ्रू जाने के लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो गए, ये इसके थ्रू आ नहीं सकते। तो भैया सेल को तो ग्लूकोज चाहिए, इसका मतलब वो कहीं से तो कहीं ग्लूकोज इकट्ठा कर रहे हैं ना। किधर से कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। मैंने क्या बोला? लिपिड्स आर द वॉल्स ऑफ द पैलेस एंड अपने जो ये हैं प्रोटीन्स आर द गेटवेज। तो प्रोटीन्स कैसे हैं ये देखो, मैं कुछ नाम लिखता हूं, वो नाम को थोड़ा नोट करना। अपने प्रोटीन्स कितने तरह के हैं वो देखो। पहले तो चैनल प्रोटीन्स, यूट्यूब चैनल, नॉर्मल चैनल। उसके बाद कैरियर प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स। ये क्या है? ये जो दो प्रोटीन्स है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं। अभी के लिए हम इतना पढ़ रहे हैं, बाद में हायर जाओगे तो और कुछ आ जाएंगे। दूसरा इधर क्या आता है? इधर दो आते हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल। ठीक है, वेरी गुड। ये किस लिए है? ये कम्युनिकेशन के लिए है। ओके, वेरी वेल। अब देखते हैं, एक एक समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। अब देखिए, ट्रांसपोर्टेशन हमारे दो तरीके के होते हैं सेल के अंदर। एक है पैसिव, जिसमें एनर्जी यूज नहीं होता है, एक है एक्टिव। एक्टिव वाला हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो भी बात हो रही है नोट करो, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात हो रही है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी या विदाउट स्पेंडिंग एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? बाय यूजिंग एनर्जी, सेल अपना एनर्जी यूज करके ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है मॉलिक्यूल्स का, दैट इज एक्टिव। तो अभी हम पैसिव की बात कर रहे हैं, ये दोनों पैसिव में ही आते हैं। ठीक है, चलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट को एक बार समझते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को समझते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है? नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू जब तुम्हारी चीजें आर पार हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो वो नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर बाहर आ सकता है, तो तब पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि एनर्जी यूज ही नहीं हो रहा है। पर लेयर के मतलब क्या इधर उधर आ रहा है ना,
मेम्ब्रेन के इधर उधर ऑक्सीजन तो जा रहा है ना, जा रहा है आ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है पर एनर्जी नहीं लग रही है। पर सब ऑक्सीजन की तरह नहीं होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इसको पार नहीं कर सकते हैं, उनके लिए होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इसको, ये है अपना एक चैनल प्रोटीन, हम ये अभी पढ़ रहे हैं, ये चैनल प्रोटीन है। ये क्या करता है, ये इस अगर लेट्स से आयोन्स है, ठीक है, आयोन्स है या फिर हमारे नॉर्मल कोई भी एक मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो इसके थ्रू आते हैं। ऐसे नहीं कि हमेशा आते रहेंगे, यहां पे गेट होता है, गेट, इस टाइम पे गेट क्लोज्ड है, तो अगर लेट्स से इधर आयोन्स हैं भी तो वो आयोन्स अंदर नहीं आ सकते। व्हाई? क्योंकि गेट क्लोज्ड है। व्हेन द गेट इन द चैनल मतलब गेट इन द चैनल ओपन्स, तब क्या होता है, आयोन्स अंदर आ सकते हैं और इनको हम चैनल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव कैरियर प्रोटीन्स, इनको कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं। ये समझो, ये समझो, इनको हम कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं। 3 R हो गए इनको। ये कैरियर प्रोटीन से इसमें डिफरेंस क्या है, ये पूरा खुला है, इसमें गेट्स होते हैं, ये थोड़ा मैकेनिज्म इसका अलग है। और हाँ, ये ग्लूकोज कैरिंग में हेल्प करता है। अगर एनसीईआरटी हो तो एक बार देख लेना, यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में मेरा हाईलाइटेड है क्योंकि पढ़ा हुआ है। अगर ये दिख रहा है तो ये तुम्हारा कैरियर प्रोटीन्स है, ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन्स है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। और ये जो है, ये तुम्हारा जो चैनल है, अभी बताया ना चैनल, तो उसी के ऊपर ये देखो, ये गेट, यहाँ पे आयोन्स है, गेट क्लोज्ड है, जा नहीं पा रहे हैं, फिर गेट ओपन हो गया, आयोन्स जा पा रहे हैं, राइट, ओके। ये लेकिन सब प्रोटीन्स है। देन वी हैव कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स कैसे होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। इसको लेते हैं, खाली बोतल में। कैरियर प्रोटीन्स कैसे होते हैं, ये से मेरा हाथ खुला है, ऐसे ऐसे होते हैं, पहले तो ऐसे नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल होता है। व्हेन दे ओपन, लेट्स से ग्लूकोज का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मेरा कैरियर प्रोटीन ओपन हो गया, इसने इसके अंदर और इसके ये इसके अंदर आ गया और एक बॉन्ड बनाया। देन क्या हुआ, दिस क्लोजेस एंड इट ओपन्स। तो जैसे मेरा वो बॉटल नीचे गिर गया, क्या समझा हमने, ऐसे खोला था, अंदर आया, फिर बंद किया, फिर खोल दिया, नीचे चला गया। वैसे ही ये कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, पहले इनके अंदर आते हैं मॉलिक्यूल्स, फिर ये क्लोज हो जाते हैं, फिर जब ये खुलता है, इधर इसे ऊपर से क्लोज होगा, नीचे से खुल जाएगा मॉलिक्यूल या ग्लूकोज, नीचे आ जाएगा सेल के अंदर, ये फिर से अपना ऐसे करके ओपन होगा, ग्लूकोज आएगा, फिर से वही सेम साइकिल वो कंटिन्यू करेगा। दीज आर व्हाट, कैरियर प्रोटीन्स। ये भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं। हमने 2 प्रोटीन्स पढ़ लिया, एक कैरियर प्रोटीन, एक चैनल प्रोटीन। कितना टाइम हो रहा है अभी, नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, ओके ओके। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो अपना काम खत्म। अभी प्रोटीन्स जो इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, जो कम्युनिकेशन के लिए लगता है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मार्कर, ठीक है, हाँ, कम्युनिकेशन। अब ये खत्म हो गया ना, कैरियर और चैनल खत्म हो गए, मिटाओ, नहीं जानना है आपका। हम इंटीग्रल और पेरिफेरल के बारे में जानते हैं। देखो, प्रोटीन्स जब कम्युनिकेशन की बात है तो 2 तरीके के होते हैं, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। इन दोनों का काम क्या होता है, अपना सेल सिग्नलिंग, है ना, फिर नहीं तो सिग्नल ट्रांसडक्शन भी बोलते हैं उसको, फिर एंकरिंग देमसेल्व्स टू अदर सेल्स, कम्युनिकेशन विद अदर सेल्स। ये सब उनके कुछ ब्रॉड फंक्शंस हैं। समझते हैं उनके ब्रॉड फंक्शंस क्या है। लेट्स से ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है, ये जो स्प्रिंग जैसा दिख रहा है, इसका फंक्शन क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये पूरा अंदर तक घुसा हुआ है इसमें, है ना, पूरा अंदर तक घुसा हुआ है अपने मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है और अपने एंकरिंग में हेल्प करता है। एंकरिंग मतलब वो है, एंकरिंग मतलब लेट्स से इधर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक टिश्यू में
खुद को अटैच करके रखने के लिए सेल को एक पर्टिकुलर पोजीशन में जकड़े रखने के लिए, सेल ताकि इधर से उधर ना जाए, इसलिए ये एंकरिंग का काम करते हैं, पकड़ के रखते हैं। ये पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कुछ वैसे ही काम करते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स अंदर बाहर दोनों तरफ होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स मतलब मेम्ब्रेन के बीचों बीच होता है, पूरा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है सेल के अंदर भी हो सकते हैं, सेल के बाहर भी हो सकते हैं। इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि इंटीग्रल प्रोटीन्स अपने पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, पर जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है दे कैन मूव। रिकॉर्डिंग जारी है ना? हाँ, पेरिफेरल प्रोटीन्स का क्या है कि दे कैन मूव फ्रॉम हियर टू देयर, वो मूव कर सकते हैं। क्या फायदा? लेट्स सी। ये सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। बहुत सारे फंक्शन है पर ये एक वेरी वाइटल फंक्शन, सेल सिग्नलिंग। व्हाट इज दिस? सेल सिग्नलिंग मतलब सेल को सिग्नल देना, या सिग्नल ट्रांसडक्शन भी बोलते हैं इसको। तो क्या होता है? लेट्स से एक हार्मोन आया, हार्मोन भाई साहब, हार्मोन का नाम है कालू, नहीं, हार्मोन का नाम है इंसुलिन, एग्जाम्पल के तौर पे। वो हार्मोन उड़ उड़ के आया, इधर चिपक गया इन द सेंस इसने बॉन्ड बनाया विद दिस प्रोटीन। यू नो हार्मोन्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन। नाउ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि कार्बन चेन है, इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद अनदर प्रोटीन और अनदर कार्बन चेन, कोवेलेंट बॉन्ड। ऑफ कोर्स जब हार्मोन आके इधर चिपकाया, बॉन्ड बनाया, देन this cell or the integral protein got the signal from the hormone, got the message from the hormone. Let's say insulin hormone क्या बोलता है? Insulin hormone बोलता है कि absorb the glucose from the blood. जब blood में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तब इंसुलिन प्रोड्यूस करता है कौन? पैनक्रियास। वो जो हार्मोन है वो मैसेज करता है सेल्स ऑफ द बॉडी कि start absorbing glucose into the cell, ठीक है, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, आदमी बच जाए। और जिनका इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता उन्हें डायबिटीज होता है, पर वो बात की बात, हम इधर समझते हैं। तो अभी हार्मोन इंसुलिन आके चिपका तो क्या हुआ? अभी ग्लूकोज, क्या हमने समझा था? ये कैरियर प्रोटीन इज यूज्ड टू फॉर द ग्लूकोज टू एंटर, ग्लूकोज इधर से ही एंटर करेगा। तो सेल से सेल को सिग्नल मिला। अब क्या हुआ? अब देखो, ये इंटीग्रल प्रोटीन इधर तक ही है, अब ये सिग्नल तो आगे जाएगा नहीं। अब अगर ये आगे जाएगा नहीं तो न्यूक्लियस तक पहुंचेगा नहीं। अब जब ये अलग सेल पार्ट्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा ये हार्मोन का मैसेज, तब काम होगा कैसे? देन कम टू एक्शन आवर पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या करते हैं? इधर से मैसेज लेते हैं एंड ऑल अदर सेल पार्ट्स, लेट्स से दिस इज इंटीरियर ऑफ द सेल, ये एक्सटीरियर ऑफ द सेल है, बाहर से हार्मोन है, सेल के अंदर ये ट्रैवल करता है, ट्रैवल करके न्यूक्लियस इधर आएगा और कैरियर प्रोटीन को सिग्नल देगा कि ग्लूकोज को अंदर लेना शुरू कर दो। तो ये ग्लूकोज को जैसा प्रोसेस बताया वैसे ही अंदर लेना शुरू कर देगा। यू अंडरस्टैंड ना कैसे इनके वजह से हमें एक कम्युनिकेशन सिग्नल मिला कि हमें ग्लूकोज एब्जॉर्ब करना है थ्रू दिस प्रोटीन्स। तब तक सेल बंद रहता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है जब तक ये इंसुलिन ना आए। इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, क्योंकि हमको पता है क्या है, पर सेल इटसेल्फ डज नॉट हैव दैट इंटेलिजेंस कि जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया तो हमें एब्जॉर्ब करना है ग्लूकोज। नो, इट ओनली हैज द इंटेलिजेंस कि जब इंसुलिन हार्मोन आए देन सेंड द सिग्नल, उसको सिग्नल को ट्रांसलेट करके अपने पेरिफेरल प्रोटीन्स के थ्रू उसको खोलो, इसको ताकि ग्लूकोज अंदर आए। टू अंडरस्टैंड, हर एक सेल में यही होता है। पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटीग्रल पेरिफेरल प्रोटीन्स एक और काम करते हैं क्या? वो सेल को, लेट्स से ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, अगर नहीं पता एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के बारे में, बायो कैप्सूल का फर्स्ट वीडियो देखो। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में को जकड़े रखता है, ये भी ऐसे सेल का पोजीशन हिलने नहीं देता, ये उसको जकड़े रखता है, ये भी उसका फंक्शन है, एक फॉर्मिंग एंकर काइंड ऑफ थिंग। पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कुछ वैसा ही काम करता है। अब पेरिफेरल प्रोटीन्स का एक और फंक्शन है, दे हेल्प टू सेंड मैसेजेस, मींस दिस पेरिफेरल प्रोटीन्स कैन हेल्प टू कम्युनिकेट बिटवीन सेल्स। मतलब लेट्स से ये एक सेल है ना, लेट्स से ये एक सेल है और ये एक और सेल है, इधर लेट्स से एक हार्मोन आके टकराया। अब इस हार्मोन के अनुसार सेल ने काम कर दिया,
और इधर से एक पेरिफेरल प्रोटीन वो रिलीज करेगा इस सेल तक, ताकि ये पेरिफेरल प्रोटीन जब सिग्नल लेके जाएगा तो इधर का जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो उसको इंटरप्रेट करेगा सिग्नल को, और फिर इसके अंदर का पेरिफेरल प्रोटीन फिर से किसी और सेल में जाएगा। ऐसे करते करते हर एक सेल को पता चल जाएगा कि हमें ग्लूकोज एब्सॉर्ब करना है, अगर ये हार्मोन इंसुलिन हुआ तो। यू अंडरस्टैंड? ऐसे करके सेल अपने अंदर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, और इस तरीके से ये चैनल्स के तरीके से वो बाहर के वर्ल्ड से इनपुट्स ले सकते हैं और आउटपुट्स दे सकते हैं। दिस इज ऑल कॉल्ड facilitated. This is all what it is called. It is called facilitated. It is all called facilitated transportation. क्यों? क्योंकि अगर ऐसा मतलब फैसिलिटेट नहीं होता, मतलब फैसिलिटी नहीं दी जाती, तो कोई भी मॉलिक्यूल का आना जाना पॉसिबल ही नहीं था। थ्रू दीज प्रोटीन्स अपना मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर जा पा रहे हैं, इसलिए इनको क्या इस प्रोसेस को फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। And this is a one type of passive transportation, ठीक है, because it is not using any ATP. Now let's come to another mudda. What is that mudda? Mudda is about active transportation. Mudda is about active transportation. ये भी बेटा, active transportation क्या होता है? Active transportation uses energy, है ना, uses ATP molecule for transportation. हम लिखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन यूज करता है एनर्जी। क्या होता है? लेट्स से ये अपना वही सेल मेम्ब्रेन अपना चल रहा है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, हमारा मेन काम इधर है, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये सिग्नल है, और यहाँ पे अपने बाहर की तरफ पोटेशियम आयोन्स हैं K++, इधर Na++ आयोन्स है, Na आयोन्स है। अब देखा जाए, चलो मैं तुम्हें एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है। ये देखो, देख रहे हो, बाहर Na+ आयोन्स है बाहर, ठीक है, सॉरी ये सेल का इनसाइड है, ये सेल का आउटसाइड है, तो ये है ना, ये क्या बोल रहा हूँ, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। आउटसाइड में कौन से आयोन्स है? आउटसाइड में है K+ आयोन्स, अंदर क्या है? अंदर है Na+ आयोन्स, इधर कॉन्सेंट्रेशन भी लिखा हुआ है, राइट, अंदर है K+ आयोन्स, बाहर है Na+ आयोन्स, कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड K+ आयोन ज्यादा है, इसका मतलब अंदर K+ आयोन्स है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड Na का ज्यादा है, यानी बाहर Na+ आयोन ज्यादा है। तो अभी अकॉर्डिंग टू नियम कानून जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, हम भी इसको भी सेल का इनसाइड अभी के लिए मानते हैं, ठीक है, इसको भी सेल का, ये इनसाइड है सेल का, या आउटसाइड है सेल का, ठीक है। अब क्या हुआ, हम जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या? जहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा है और जहां पे मॉलिक्यूल्स लेस हैं, मोर से लेस तक जाना चाहिए, पर हम जबरदस्ती एटीपी को यूज करके लेस से मोर तक ले रहे हैं मॉलिक्यूल्स को। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हम एटीपी यूज करते हैं। कैसे? देखो, ये लेट्स से क्लोज्ड है, ठीक है, ये क्लोज्ड है, ये जगह क्लोज्ड है। दिस इज कॉल्ड, फॉर योर इंफॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड NAK पंप। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये इनसाइड ऑफ द सेल है। अब इधर क्या होगा? इधर कुछ प्रोसेसेस होंगे। क्या? ये एटीपी बन जाएगा ADP मॉलिक्यूल, यानी ATP मॉलिक्यूल देखा है, लेट्स से ये एडेनोसिन है, देन देयर आर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, इनको फॉस्फेट ग्रुप समझ लो, ये एडेनोसिन मॉलिक्यूल है। 3 फॉस्फेट ग्रुप से तुम अगर पहला बॉन्ड काट दो, कैसे होता है? इसको बोलते हैं ATP हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या होता है? लेट्स से ये H2O है, एक H2O मॉलिक्यूल आके एक फॉस्फेट ग्रुप को अपने तरफ अट्रैक्ट करके भाग जाएगा। जैसे कि तुमने देखा था कि फॉस्फेट एंड वाटर दोनों आर पोलर,
तो वाटर विल अट्रैक्ट द फॉस्फेट ग्रुप एंड इसको ले जाएगा, देन इट विल बिकम एडेनोसिन, 3 नहीं 2, तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है एटीपी से एडीपी, और रिजल्ट में क्या निकलता है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब क्या होता है, ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल जाके इससे चिपक जाएगा, हाँ एक्चुअली चिपक जाएगा। जब ये चिपक जाएगा तो जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी के थ्रू ये पाथ जो है, ये Na के पंप ओपन हो जाएगा, एंड व्हेन इट ओपन्स द K प्लस आयोन्स जबरदस्ती बाहर आएंगे, द K प्लस आयोन्स जबरदस्ती बाहर आएंगे, एंड जो Na प्लस आयोन्स हैं वो जबरदस्ती अंदर जाएंगे। फॉर व्हाट, वैसा Na के माइनस वाले आयोन्स है, ठीक है, प्लस प्लस वाले। फॉर व्हाट, क्या होता है ना, जब K प्लस आयोन्स बाहर आते हैं तो इधर तुम्हें पता है एक न्यूरॉन होगा, ऐसा न्यूरॉन्स पता है ना, तो न्यूरॉन्स जब होते हैं तो न्यूरॉन्स के सिग्नलिंग में हेल्प करता है।